बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन ने 9th ग्रेड की पिल रिफाइन करके ओल्ड डेमन होव को हरा दिया था और वो पिल टावर का एल्डर बन गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसके बाद सभी फैक्शंस अलायंस के लिए फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंचने लगे थे, जिनमें सबसे पहले बर्निंग फ्लेम वैली पहुंची थी। ओल्ड याओ, ये सोचना भी मुश्किल था कि तुम जैसा पुराना बंदा अभी तक जिंदा है। एंसेस्टर होयून आकाश में जोर से हंसे। वो तैंग जैन और तैंग हुवर को साथ लेके धीरे धीरे नीचे उतरे। फिर याओलाओ को देख के फिर से जोर से हंसे। ओल्ड फ्रेंड, तुम तो डोसेंग क्लास तक पहुंच गए हो। याओलाओ भी हंसे। ये एंसेस्टर तो डोसेंग क्लास में ब्रेक थ्रो करते करते लगभग मर ही गया था। मेरी किस्मत तो उस लड़के के पीछे खड़े बनने से भी ज्यादा खराब है। एंसेस्टर होयून ने होठ मोड़े और उनकी नजर सियावियन पे चली गई। सियावियन, एंसेस्टर होयून और वैली चीफ टैंक को प्रणाम करता है। सियावियन ने मुस्कुरा के उन्हें ग्रीट किया। सियावियन, तुम तो मेरी होवर के लिए बहुत सूटेबल लड़के हो। एंसेस्टर होयून की नजर सियावियन पे घूमी और उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। आप टैंग होवर का चेहरा लाल पड़ गया जब उसके एंसेस्टर ने इतने लोगों के सामने ये बात कह दी, लेकिन बुजुर्ग का मान रखने के लिए वो कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखें गुस्से से उसके पीछे जल रही थी। सियावियन भी थोड़ा एम्ब्रेस्ड हो गया। वो बस मुस्कुरा के सिर हिला सका, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। पिल टावर का ग्रुप भी आ रहा है। एंसेस्टर होयून की बातों से थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहे सियावियन का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी नजर स्टार रेल्म के एंट्रेंस की ओर गई। वहाँ की स्पेस अचानक कांपी और कुछ फिगर्स पहाड़ की चोटी पे प्रकट हुए। फर्स्ट एल्डर और जुआन कोंगजी की टीम। ओल्ड डेमन लिन, तुम, ये ना मरने वाले बूढ़े भी यहाँ पे आ गए। एंसेस्टर होयून की आंखों में आश्चर्य चमका जब उन्होंने पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को देखा। क्यों ओल्ड डेमन होयून, क्या सिर्फ तुम्हें ही आने का हक है? फर्स्ट एल्डर हल्की हंसी के साथ बोले। इसी टाइम फ्लावर सेक्ट से फेरी चिंग अपने डिसाइपल्स के साथ फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच गई थी और फेरी चिंग को याओलाओ के पास देख के जुआन यी के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। उसकी नजर में जेलसी साफ साफ झलक रही थी। इस सिचुएशन को देखते हुए याओलाओ बोलते हैं, अब जब सब लोग आ ही गए हैं तो चलिए हॉल में अलायंस की चर्चा करते हैं। याओलाओ मुस्कुराते हुए बोले और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के मेन पैवेलियन की तरफ उड़ गए। बाकी सभी उनके पीछे पीछे चल दिए। मेन हॉल के अंदर सब लोग अपने स्थानों पर बैठ गए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद असली मुद्दे पर आते हुए माहौल गंभीर हुआ। सबका धन्यवाद कि आप फॉलिंग स्टार पैवेलियन आए। आप सब आज की बात से अवगत हैं। याओलाओ की नजर हॉल के चारों तरफ घूमी। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। हॉल ऑफ सोल्स की हरकतों से तो आप सब परिचित हैं। पिल टावर ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। कई अल्केमिस्ट उनकी वजह से मारे गए। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने फ्लावर सेक्ट पे जो सालों तक दबाव बनाया, उसके पीछे भी हॉल ऑफ सोल्स का ही हाथ था। पहले भी एंसेस्टर होयून का हॉल ऑफ सोल्स से टकराव हुआ था, लेकिन उनकी शक्ति के डर से उन्हें चुप रहना पड़ा। याओलाओ इन तीनों फ्रैक्शंस और हॉल ऑफ सोल्स के बीच की पुरानी दुश्मनी से भली भांति परिचित थे। कई बातें तो सियावियन ने भी पहली बार सुनी थी। सियावियन और मेरी तो हॉल ऑफ सोल्स से पुरानी दुश्मनी है ही, और ये अलायंस इसीलिए है क्योंकि हमारे दुश्मन एक ही हैं। सब लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। अलायंस की शर्तें, अलायंस बनेगी, लेकिन क्या एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी तो नहीं होगी? एंसेस्टर होयून ने हाथ में घूमती 2 फायरबॉल्स को देखते हुए पूछा। अलायंस बराबरी पे बनेगा, कोई फैक्शन दूसरे के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगा, याओलाओ ने कहा। यह सुनकर बाकी सबकी चिंताएं हल्की हो गई। अलायंस में ज्यादा कठोर नियम नहीं होंगे, लेकिन एक नियम ये होगा कि हम हमला और रक्षा साथ में करेंगे। हॉल ऑफ सोल्स को कोई अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए हमें एक होना होगा, सियावियन ने भारी आवाज में कहा। अलायंस बन सकती है। स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने सिर हिलाया। अब अगर अलायंस है तो एक अलायंस चीफ भी चाहिए, नहीं तो फैसले कैसे होंगे? ये पद कौन लेगा? फ्लावर सेक्ट की फेरी चिंग ने शांत आवाज में पूछा। सारा हॉल अचानक शांत हो गया। सवाल संवेदनशील था। अलायंस का सुझाव मैंने रखा है, इसलिए चीफ को मैं चुनूं ये ठीक नहीं होगा। आप तीनों फैक्शंस मिलकर चीफ तय करें, हमें बस योग्य व्यक्ति चाहिए, याओलाओ ने कहा। तीनों फैक्शंस कुछ पल के लिए चौंके, फिर थोड़ा शर्मिंदा हुए, खासकर फेरी चिंग। चिंता की बात नहीं है, चीफ के अलावा 3 डिप्टी अलायंस चीफ भी होंगे। अगर वो तीनों किसी बात पर सहमत हो तो वो अलायंस चीफ का निर्णय भी बदल सकते हैं। कोई भी अपनी शक्ति से जबरन आदेश नहीं दे सकेगा। सियावियन मुस्कुराया। चीफ वही बने जिसे सभी सम्मान दें और जिसकी शक्ति सबको मान्य हो। मैं इस पद के लिए सूटेबल नहीं हूँ। और एंसेस्टर होयून शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका टेम्पर थोड़ा ज्यादा गर्म है। वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, इसलिए वो भी सूटेबल नहीं है। फेरी चिंग ने सोचा और धीरे से कहा। एंसेस्टर होयून ने उसकी बात सुनते ही अपनी आंखें घुमा ली, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया।
उन्हें सबसे ज्यादा नफरत मैनेजमेंट रोल से ही थी। अगर उन्हें ये भूमिकाएं पसंद होती तो वो बर्निंग फ्लेम वैली को बहुत पहले ही खुद संभाल लेते, बजाय दूसरों पे छोड़ने के। इसलिए दो सबसे सुटेबल लोग हैं पिल टावर के ओल्ड डेमन लिन और याओ चैन। ये दोनों न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि सेंट्रल प्लेन्स में बड़ी प्रतिष्ठा और लोगों को एकजुट करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अलायंस चीफ इन्हीं दोनों में से एक को होना चाहिए, फेरिस चिंग ने कहा। इस्माइल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ये सुन के चौंक पड़े कि उनका नाम भी चल रहा है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, एक हल्की सांस लेते हुए बोले, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे खून में वो गर्मी नहीं रही। अगर ये अलायंस सिर्फ किसी जगह टिके रहने के लिए होता तो ठीक था, लेकिन इस अलायंस को एनर्जी और उछाल चाहिए। अगर मेरा बूढ़ा शरीर अलायंस चीफ बन गया तो ये अलायंस सूखकर बेजान हो जाएगी। याओ चैन को ही अलायंस चीफ बनना चाहिए। फेरिस चिंग मुस्कुराई। उन्होंने अपनी नजर फिर से याओ लाओ पे डाल के कहा, अब तो आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। याओ लाओ ने सुन के कल में मुस्कान दी। वो कुछ पल झिझके लेकिन विरोध नहीं किया। जब सभी मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं अस्थायी रूप से अलायंस चीफ का पद ले लेता हूँ। अगर फ्यूचर में कोई और अधिक योग्य मिला तो मैं यह पद उसे सौंप दूंगा। सियावियन मुस्कुराया। याओ लाओ के हाथों में पद जाते देख उसे राहत महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, अब जब अलायंस चीफ चुन लिया गया है तो हमें अपने अलायंस के लिए एक नाम भी तय करना चाहिए। बिना नाम के लोगों में बिलोंगिंग का एहसास नहीं होता। तो बताइए हमारे अलायंस के लिए कौन सा नाम उपयुक्त होगा? नाम चुनने हैं तो ग्रैंड और माइटी होना चाहिए। छोटा मोटा नाम मजाक बन जाएगा। एंसेस्टर हो यून तुरंत उत्साहित हो गए। क्यों ना इसे अल्टीमेट ट्राइटियस होल कहें? सियावियन के मुंह का कोना फड़क गया। ये नाम तो हमारे सामने हॉल ऑफ सोल्स है। जब उस सोल को होल कहते हैं तो हमें हेवन को मैंसन कहना चाहिए। इसे हेवन मैंसन कहें। फर्स्ट एल्डर ने खांसते हुए सुझाव दिया। सोल एज ए होल, हेवन एज ए मैंसन। हेवन मैंसन ठीक है। सियावियन मुस्कुराया, फिर बोला, लेकिन हेवन ही स्काई है। इसको थोड़ा सरल करते हैं, इसे स्काई मैंसन कहते हैं। कैसा रहेगा? स्काई मैंसन। स्काई को मैंसन बनाना ये सच में ग्रैंड लगता है। एंसेस्टर हो यून ने अपनी दाढ़ी सहलाई। लगता था ये नाम उन्हें अपने अल्टीमेट राइटियस होल से भी बेहतर लगा। ये नाम भी ठीक है। फर्स्ट एल्डर हंस के बोले। याओ लाओ भी मुस्कुरा उठे। जब कोई आपत्ति नहीं है तो हमारा अलायंस स्काई मैंसन कहलाएगा। अलायंस बन चुका है, अब इस स्काई मैंसन अलायंस के नाम पे जश्न मनाएं। सियावियन ने टेबल पे रखा वाइन कप उठाया ही था कि उसकी अभिव्यक्ति अचानक अंधेरी और ठंडी हो गई। उसकी तेज खतरनाक नजरें हॉल के बीचों बीच टिक गईं। वहाँ का स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट होने लगा। गाढ़ी काली धुंध बाहर रिसने लगी और उसी पल एक भावहीन ठंडी आवाज हॉल में गूंज उठी। स्काई मैंसन नाम तो थोड़ा दमदार है, पर यह हॉल चीफ जानना चाहता है कि तुम सब इसे जी भी पाओगे या नहीं। हॉल चीफ? सियावियन की आंखें सिकुड़ गई। हॉल ऑफ सोल्स ने स्पष्ट रूप से किसी को भेजा था और ये व्यक्ति खुद को हॉल चीफ कह रहा था। क्या ये वही मिस्टीरियस हॉल चीफ था? काली धुंध लगातार डिस्टॉर्ट स्पेस से टपकती रही और सबके सामने काली धुंध से ढकी मानव आकृति बनने लगी। हॉल ऑफ सोल्स का हॉल चीफ? इस्माइल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर की तीखी नजरें उस धुंध आकृति पे टिक गई। उनका झुका हुआ शरीर थोड़ा आगे झुक गया। उनके आसपास की स्पेस धीरे धीरे उथल पुथल करने लगी। शायद मुझे डिप्टी हॉल चीफ कहना ज्यादा ठीक होगा। काली धुंध की आकृति से हल्की हंसी निकली। ओ, डिप्टी हॉल चीफ, और इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी रियल बॉडी के साथ आओ। मेरे फॉलिंग स्टार पैवेलियन में घुसने की हिम्मत है तो असली शरीर से आओ। एक इल्यूजरी फिगर लेके आए हो, कहीं डरते तो नहीं? सियावियन के होठों पे एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसे साफ महसूस हो रहा था ये असली शरीर नहीं, बस एक छाया थी। सियावियन, कई सालों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस चीफ को डरपोक कहा है। काली धुंध की आकृति से एक अजीब हंसी आई। लेकिन तुम्हारी बढ़ती ताकत सच में मुझे चौंकाती है। अगर पहले पता होता तो मैं उसी वक्त सियावियन को मिटा देता। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स ने यह बात कई बार कही है। सियावियन ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। अगर तुम सिर्फ डिप्टी हॉल चीफ होने का रोप दिखा के बकवास करने आए हो तो इस इल्यूजरी फिगर की कोई जरूरत नहीं है। उसने धीरे से हाथ उठाना शुरू किया। स्पेस कांपने लगा। मैं यहाँ स्वाभाविक रूप से तो उसी एंसेट गॉड जेट के लिए आया हूँ, काली आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। काली धुंध इकट्ठी होकर उसके सामने एक ब्लैक मिरर बन गया। उस मिरर में वेव्स उठने लगी और एक सीन दिखाई दिया। एक विशाल डार्क प्रिजन, एक सेल जिसमें काली जंजीरों का जाल फैला था। बीच में एक दुबली थकी हुई आकृति जो जंजीरों से बंधी बैठी थी। जंजीरें जैसे जहरीले सांप उसकी हर हरकत को रोक रही थी। सियावियन का चेहरा पागलपन भरी क्रूरता से डिस्टॉर्ट हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया। एक भयानक ओरा उसकी बॉडी से निकला। हॉल की हर चीज धूल बन गई। फादर! सियावियन की मुट्ठी कस गई। नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उसका शरीर कांप रहा था। वो आकृति, वो उसके पिता सियाव जैन थे।
सालों बिछड़ने के बाद भी वो अपने ब्लड के रिश्ते से उन्हें तुरंत पहचान गया। तो उसी एंशिएंट गॉड जेड मुझे सौंप दो, वरना अगले साल इसी दिन तुम्हारे पिता की बरसी होगी, काली आकृति ने ठंडी आवाज में कहा। सियावियन की आंखें पागलपन से लाल थी। वो किसी हिंसक जानवर जैसा लग रहा था। एक निर्मम खूनी इरादा उसके भीतर उठ रहा था। वो इस आदमी को टुकड़ों में बांट देना चाहता था। सियावियन, काम डाउन। एक मुलायम ठंडी हथेली ने उसकी बाहों को पकड़ा। एक चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजी। उसके दिल में हलचल हुई। कुछ सांसों के बाद उसकी चेतना लौट आई। उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। डिप्टी चीफ उसे शांत होते देख बोला, एंशिएंट गॉड जेड सौंप दो। सियावियन ने ठंडी लगभग निर्जीव आवाज में कहा, अगर मैंने वास्तव में एंशिएंट गॉड जेड तुम्हें दे दिया तो मेरे पिता और जल्दी मारे जाएंगे। तुम्हारी धमकियां मेरे लिए बेकार हैं। अगर एंशिएंट जेड का संपर्क टूटता है तो मैं उसे गुकलैन को दे दूंगा, फिर तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। तो तुम अपने पिता की मौत को एंशिएंट जेड के लिए नजरअंदाज कर दोगे? काली आकृति ने ठंडी हंसी छोड़ी। सियावियन हल्का मुस्कुराया, अब फिर से शांत और कठोर हो गया। वो जानता था हॉल ऑफ सोल्स एंशिएंट जेड के बिना उसके पिता को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जेड उसके पिता की जीवन ढाल थी। उन्हें सुरक्षित किए बिना वो उसे नहीं सौंप सकता। फर्स्ट तियानजुन सही कहता था, तुम्हारे साथ ये तरीका नहीं चलेगा। जब सियावियन फिर से स्थिर हुआ तो काली आकृति को समझ आया कि उसकी योजना विफल हो चुकी है। सियावियन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम अपना असली शरीर दिखाने की हिम्मत नहीं रखते तो अब दफा भी हो सकते हो। सियावियन, इस चीफ के सामने इतना एरोगेंट बर्ताव बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ इस स्काई मैंसन अलायंस को बना के मेरी हॉल ऑफ सोल्स से लड़ सकते हो? इंतजार करो, जब तुम सब मेरे हॉल ऑफ सोल्स की असली ताकत जान जाओगे तो खुद ब खुद सारी उम्मीदें छोड़ दोगे। और पिल टावर, हमारे हॉल ऑफ सोल्स आमतौर पर तुम लोगों को थोड़ा फेस दे देती, पर तुमने वो त्याग दिया है। अब हमारे हॉल ऑफ सोल्स को बुराई करने पे दोष मत देना। वैसे भी हम लंबे समय से तुम्हारे पिल टावर के अल्केमिस्ट पे नजर बनाए बैठे हैं। मैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी सलाह दूंगा कि वो इस गड़बड़ी में ना फंसे, वरना जब तुम्हारी फैक्शन नष्ट हो जाएगी तब पछताना बेकार होगा। क्या तुम हमारे पिल टावर को निगल पाओगे? ये तुम्हारे दांतों की कसावट पर निर्भर करेगा। फर्स्ट एल्डर ठंडी हंसी में बोले। फेरी चिंग और एंसेस्टर होयून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, पर वो केवल ठंडी निगाहों से देखते रहे। सियावियन की आंखें अंधेरी और ठंडी हो गई जब उसने काले धुंध वाले व्यक्ति को घूरा। उसे इससे बहस करने का मन नहीं था। उसने धीरे से मुट्ठी बांधी। वापस जाकर सबको बता देना कि मैं फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल्स और हुकलैन के हर एक डेविल को मार डालूंगा। जैसे इस सियावियन ने मुट्ठी बंद की, काले धुंध वाले उस व्यक्ति के चारों ओर की स्पेस तुरंत एक धमाके के साथ कोलैप्स हो गई। एक डरावनी शक्ति ने स्वयं स्पेस को चीर दिया। उसी समय काली धुंध का वो व्यक्ति पलक झपकते ही नष्ट हो गया। क्या घमंडी लड़का है, यहाँ तक कि सियाजुआन जैसी ताकतवर शख्सियत को भी मेरे हुकलैन ने हरा दिया था। तुम सिर्फ एक वन स्टार डोसेंग वास्तव में अपनी हद नहीं जानते। ये चीफ उस दिन का इंतजार करेगा। तुम अगर हिम्मत करके हुकलैन आओगे तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। लगता है हॉल ऑफ सोल्स का बहुत पहले ही हमारे अलायंस के बारे में पता चल गया था, वरना ये आदमी खुद को यहाँ नहीं दिखाता ताकि सबको डरा के अलायंस में बाधा डाल सके। यावलाव ने धीरे से कहा जब हॉल धीरे धीरे शांत हुआ। इस अलायंस ने निश्चित ही हॉल ऑफ सोल्स के मन में थोड़ा डर सा डाल दिया है, नहीं तो उनका नेचर देखते हुए वो ऐसा कुछ करते ही नहीं। सियावियन ने हल्की आवाज में कहा, क्या किसी ने अभी के उस डिप्टी हॉल चीफ के बारे में सुना था? मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। हुकलैन में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं। ये डिप्टी हॉल चीफ शायद हुकलैन का ही कोई एक्सपर्ट होगा। एंसेस्टर होयून ने भौहें चढ़ा के ठंडी हंसी दी। हालांकि इस आदमी की ताकत अधिकतम 3 स्टार डोसेंग जितनी ही रही होगी, वरना आज वो सिर्फ एक शैडो भेजकर नहीं आता, असली शरीर भेजता। वो छुपा हुआ इसलिए है क्योंकि उसे पूरा भरोसा नहीं कि वो हम सबको हरा सके। अब सेंट्रल प्लेन्स के भीतर एक नया सुपर फैक्शन जन्म ले चुका था जो हॉल ऑफ सोल्स के बराबरी का सहारा बन सकता था। जब सेंट्रल प्लेन्स इस धमाकेदार खबर पे उथल पुथल कर रहा था, कई सेक्ट्स और फैक्शंस ने सोच विचार शुरू कर दिया। दुनिया भर की ताकतें इस जायंट सपोर्ट को हासिल करने की सोचने लगी, क्योंकि स्काई मैंसन अलायंस की शक्ति चौंकाने वाली थी। फ्यूचर में बहुत कम फैक्शंस ही इनके बराबर आ सकेंगे। अगर कोई फैक्शन या व्यक्ति उनकी प्रोटेक्शन पाने में कामयाब हुआ तो उसे अनेक फायदे मिलते। इसीलिए इस खबर के 3 दिनों बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन अचानक बेहद ही व्यस्त हो गया। अनगिनत फैक्शंस के नेता दूर दूर से जल्दी जल्दी पहुंचने लगे। वो सभी इस अलायंस में शामिल होने के लिए आए थे। 4 बड़े फैक्शंस ने इस समय में वर्महोल बना लिए। अब वो तेजी से एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच सकेंगे।
करेंगे, तभी इसे वास्तव में एक ऐसा अलायंस कहा जा सकता था जो हमला और रक्षा साथ में कर सके। फिर भी सियावियन को थोड़ी हैरानी थी कि हॉल ऑफ सोल्स ने इतना व्यस्त होने के दौरान कुछ क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस अलायंस की धमक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहा जाना चाहिए कि अलायंस बनने के बाद चारों बड़े फैक्शंस के सहयोग की गति असाधारण थी। आधे महीने के भीतर हॉल ऑफ सोल्स की 2 ब्रांच होल्स का पता चल गया। हालांकि खोज में उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ा, पर फिर भी उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ। सियावियन ने उन ब्रांच होल्स को खुद नष्ट करने की इच्छा महसूस की, पर उसने शांत होके उस इम्पल्स को दबा दिया। हालांकि अलायंस की ताकत बढ़ चुकी थी, पर अगर वो अभी हॉल ऑफ सोल्स के साथ मौत तक की लड़ाई में उतरते तो कोई भी विजेता नहीं होता। ये परिणाम सियावियन की इच्छा के अनुरूप नहीं था। कारण यही भी था कि हॉल ऑफ सोल्स के पीछे और भी अधिक डरावना हू क्लैन मौजूद था। 1 महीना चुपचाप गुजर गया, जबकि ये अलायंस एक्टिविटी से भरपूर था और एक शॉकिंग पोटेंशियल अनलीश कर रहा था। सियावियन, याओ लाओ, काइलिन, लिटिल डॉक्टर और कुछ बाकी फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एक शांत आंगन में बैठे हुए थे। सबका एक साथ इकट्ठा होना एक रेयर अवसर था। हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर मेरी सोच सही है तो वो उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का इंतजार कर रहे होंगे जो 9 महीने में प्रकट होगा, याओ लाओ ने कहा। वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कैसे जान सकते हैं? सियावियन ने भुएं चढ़ाई। ये जानकारी उसने ही तो 1 दशक से ज्यादा समय लगाकर मैप फ्रेगमेंट्स इकट्ठा करके हासिल की थी। हू क्लैन इसे कैसे जान गया? हू क्लैन की जानकारी तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा है, याओ लाओ हल्की मुस्कान के साथ बोले। ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहली बार प्रकट नहीं हो रही, ये कई सालों से रहा है और शायद उनके पास इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सियावियन ये सुनकर थोड़ा स्पीचलेस हो गया। वो अनजाने में अपना सिर रगड़ने लगा। अगर उसके सिर के भीतर की मिस्टीरियस लाइट बेकार थी तो इतने मैप फ्रेगमेंट्स खोजने में समय वास्तव में बर्बाद हो गया होगा। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रकट होने में अभी 9 महीने हैं। तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। हॉल ऑफ सोल्स निश्चित ही इनको छीनने के लिए बहुत ताकतवर लोगों को भेजेगा, इसलिए हमें अपनी शक्ति को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, याओ लाओ ने कहा। डोसेंग क्लास में थोड़ा भी एडवांस करना आसान नहीं है। 3 महीने में मुझे उम्मीद है कि मैं 1 स्टार डोसेंग इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाऊंगा। इस रेट से 9 महीने में मैं अधिकतम पीक 1 स्टार डोसेंग क्लास पर ही रहूंगा, सियावियन ने हेल्पलेसली कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं काइलिन की बात कर रहा हूँ। वो एक 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन है। बस उसे पर्याप्त एनर्जी मिले तो वो जल्दी बैंसेंग क्लास में एडवांस कर जाएगी। हेवन स्वैलोइंग पाइथन की फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक डोसेंग से भी मुकाबला कर सकेगी। अगर वो बैंसेंग बन गई तो वो तुम्हारे लिए बड़ा सहारा होगी और वो तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड गू क्लैन में रिट्रीट ले रही है, ऐसा सुना है। अब जब वो अपनी रिट्रीट खत्म करेगी तो गू क्लैन के पास एक और एलाइड डोसेंग होगा और अगर हम उसे बुलाकर साथ कर लें तो वो भी बड़ी मदद कर सकती है। ये सुनकर सियावियन मुस्कुरा दिया। काइलिन और जूनर दोनों में असाधारण पोटेंशियल था। एक 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी रेयर है और दूसरी के पास लीजेंडरी डिवाइन ब्लड लाइन थी। ट्रेनिंग में वो कम मेहनत से ज्यादा परिणाम पा सकते थे। सियावियन उनके मुकाबले ऑर्डिनरी लग रहा था, पर इस दुनिया में बहुत सी अनफेयर बातें थी। अगर सियावियन इन अनफेयरनेस पे ध्यान देता तो वो आज जो बना है वो नहीं बन पाता। हालांकि 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन एडवांस कर सकती है अगर उसे एनर्जी मिले, पर आवश्यक एनर्जी बहुत ही डरावनी होती है। ऐसी टेरिफाइंग ट्रीजर ग्राउंड कहाँ मिलेगी? सियावियन ने धीरे से आह भरी। इस दुनिया में एक जगह है जो काइलिन की फिजिकल बॉडी को टेम्पर कर सकती है और उसके पास एक रेयर 9 कलर्ड एसेंस स्टोन भी है। अगर उसे बहुत भाग्य मिला तो वो शायद एंशिएंट हेवन स्नेक किंग 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन में भी इवॉल्व कर सके, याओ लाओ ने आंखें सिकोड़ के कहा और हल्की मुस्कान दी। कहाँ? सियावियन और काइलिन दोनों की नजरें तुरंत याओ लाओ पे टिक गईं। 9th रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का 9th रीन स्प्रिंग। याओ लाओ हंसे। उनकी आंखें अचानक सियावियन की तरफ देखी। अगर तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हो तो ये 9th रीन स्प्रिंग एक ऐसी जगह है जो तुम्हें जरूर विजिट करनी चाहिए। सियावियन थोड़ा चकित हो गया याओ लाओ की बात सुन के। क्या तुम सोचते हो कि तुम डोसेंग क्लास पहुंचकर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? याओ लाओ की आंखों में थोड़ा अजीबपन था। तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। सियावियन के होठ का कोना ट्विच हुआ। हेवनली फ्लेम जो नियर द एंड रैंक वाली हो उसको सबड्यू करने से उसकी शक्ति में अब खास बढ़ोतरी नहीं होगी। फिर भी याओ लाओ कह रहे थे कि ये स्ट्रेंथ अभी भी इनसफिशिएंट है। क्या ये थोड़ी शॉकिंग नहीं थी? हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 3 हेवनली फ्लेम में से हर एक केवल एक ही बार मौजूद है। ऐसे डिवाइन ऑब्जेक्ट को सबड्यू करना इतना आसान कैसे होगा जो सभी प्राणियों को डराता रहा है? याओ लाओ ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। जब तुम रिट्रीट में थे
मैंने कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े। उन टेक्स्ट में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से संबंधित कुछ जानकारी मिली। ये डेमन फ्लेम हर 1000 साल में एक बार प्रकट होती है, पर अब तक कोई भी इसे सबड्यू करने में सफल नहीं हुआ। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। सियावियन का रंग बदल गया। वो सिर हिला के सहमति में झुका। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का जन्म इस दुनिया के पीक एक्सपर्ट्स को आकर्षित करेगा, पर बहुत बार उसके सामने भी कोई सफल नहीं हुआ। यही चीज ये साबित करती थी कि वो कितना भयानक था। उनसे स्पष्ट था कि सियावियन 1 स्टार इनिशियल डोवसेंग की ताकत से इसे सबड्यू नहीं कर पाएगा। तुम्हें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने की तैयारी करनी ही होगी। उस 9 सीरीन स्प्रिंग में ऐसा क्या है जो हमें चाहिए? सियावियन ने पूछा। यावलॉव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्होंने हाथ भींचा और एक एंशिएंट डार्क रेड स्क्रोल उनके हाथ में उभरा। स्क्रोल प्रकट होते ही एक ठंडी लहर फैल गई। ये रिपल्स आसपास की हवा में भर गई, मानो ठंडे बादलों की एक परत उतर आई हो। ये स्क्रोल काफी मिस्टीरियस था। ये एक ग्रेड 9 मेडिसिनल पिल फॉर्मूला है जिसे पाने के लिए मैंने बहुत कीमत चुकाई है। इसका नाम है 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल। जब तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करोगे तब इस पिल को डेमन फ्लेम के शरीर में डाल सकते हो। पिल की एक्सट्रीम यिन फोर्स डेमन फ्लेम को कमजोर करेगी और सबड्यू होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इस 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें एक मेन मटेरियल चाहिए, स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। ये स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल केवल स्प्रिंग के नीचे बनता है, इसलिए तुम्हें 9 महीने के भीतर 9 सीरीन स्प्रिंग की यात्रा करनी ही होगी। वहाँ जाके स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल लाना और फिर समय निकाल के 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल रिफाइन करना। तभी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने की संभावना बढ़ेगी। सियावियन की निगाहें उस स्क्रोल पर कुछ पल टिकी रही, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसे किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा। अगर वो इस बार असफल हुआ तो 1000 साल बाद फ्लेम के फिर से प्रकट होने का इंतजार उसके लिए लगभग असंभव था। कई साल हो गए मुझे हेवनली फ्लेम निकलने की तैयारी किए हुए, सियावियन ने एंशिएंट स्क्रोल लेते हुए धीरे से कहा। और कोई रास्ता नहीं है। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ऐसी चीज नहीं कि 3000 बर्निंग फ्लेम से तुलना की जाए। सोचो, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट जैसा महान व्यक्ति कहा जाता है कि फ्लेम के बैकलैश से ही मारा गया था, यावलॉव ने समझाया। ओह, ये सुनकर सियावियन का दिल कांप गया। उसके चेहरे पे गहरी गंभीरता उतर आई। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कम से कम 9 स्टार डोवसेंग था और वो अभी इस फ्लेम से मारा गया तो उसका खुद का 1 स्टार डोवसेंग लेवल तो बिल्कुल ही अपर्याप्त था। लगता है मुझे ये 9 यिन स्प्रिंग पिल तैयार करनी ही होगी। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द डायमंड्स के एपिसोड 175 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।